ये कहानी उत्तर प्रदेश के खुशहाल गांव मिर्जापुर की है, जहां के लोग बड़े सुकून से रहते थे। कुछ लोग खेतों में पसीना बहाते थे तो कुछ अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए बाजार में छोटी मोटी दुकानें लगाते थे। उसी गांव में एक मशहूर ढाबा था और उसके मालिक का नाम था बलदेव सिंह। बलदेव के ढाबे का खाना लोगों को बहुत पसंद था और वहां हमेशा ग्राहकों की लाइन लगी रहती थी। इस कामयाबी की असली वजह बलदेव का पुराना और वफादार रसोइया राघव था, जिसके हाथों में गजब का स्वाद था। एक दिन की बात है, राघव हमेशा की तरह बाजार से ताज़ा मटन खरीदने गया हुआ था। तभी ढाबे पर एक अनजान आदमी आता है और बलदेव सिंह से सीधे लहजे में कहता है, बलदेव सिंह, पूरे इलाके में चर्चा है कि तुम मटन के दाम आसमान पर रखते हो। आखिर इतना महंगा मटन बेचने की क्या तुक है? महंगा कहाँ है भाई, मंडी से 600 रुपए किलो मटन लाकर मैं तुम्हें 120 रुपए की भरपूर प्लेट दे रहा हूँ, फिर भी तुम्हें शिकायत है। और वैसे तुम होते कौन हो मुझे व्यापार सिखाने वाले? मेरा ढाबा है, अपनी मर्जी से दाम तय करूंगा, तुम्हें इससे क्या लेना देना? बलदेव सिंह, तुम तो खामखा भड़क गए। मैं तो यहाँ काम की तलाश में आया था। मटन बनाने में मेरा कोई मुकाबला नहीं है। अगर तुम कहो तो मैं आज से ही तुम्हारे चूल्हे की कमान संभाल लूं। नहीं भाई, मुझे किसी नए आदमी की जरूरत नहीं है। मेरे पास पहले से ही एक भरोसेमंद कारीगर काम कर रहा है। एक बार सोच लो बलदेव सिंह, मैं तुम्हारा मुनाफा 2 गुना करवा दूंगा। और रही बात पगार की, तो तुम अपने पुराने नौकर को जितना देते हो मुझे उसका आधा ही दे देना। बस काम देखकर फैसला करना। बलदेव के मन में लालच आ गया। उसने सोचा, ये तो फायदे का सौदा है, इससे मेरे काफी पैसे बच जाएंगे। उसने उस आदमी से कहा, ठीक है, बात तो तुम्हारी पते की है, पर याद रहे स्वाद में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, वरना सीधे बाहर का रास्ता दिखाऊंगा। बलदेव सिंह ने तुरंत उस नए आदमी को काम पर रख लिया, जिसका नाम था जग्गू। कुछ देर बाद जब राघव बाजार से मटन लेकर वापस लौटा तो रसोई में एक नए चेहरे को देखकर हैरान रह गया। उसने बलदेव से पूछा, मालिक, ये नया आदमी कौन है और ये मटन क्यों बना रहा है? राघव, ये जग्गू है, आज से यही रसोई संभालेगा। अब तुम्हारी यहाँ कोई जरूरत नहीं है। तुम आज से ही काम पर मत आना और अपने लिए कोई दूसरा ठिकाना ढूंढ लो। पर मालिक, आप अचानक ऐसा फैसला कैसे कर सकते हैं? मैं बरसों से पूरी ईमानदारी से यहाँ काम कर रहा हूँ। इस अजनबी के लिए आप मुझे निकाल रहे हैं? अब तुम मुझे सिखाओगे कि मुझे अपनी दुकान पर किसे रखना है और किसे नहीं? ढाबा मेरा है, फैसले भी मेरे होंगे, और तुम्हारे जैसे मामूली नौकर की दलीलें सुनने का मेरे पास वक्त नहीं है। बहुत खूब मालिक, अब तक मेरी मेहनत की बदौलत तिजोरी भर रहे थे और आज काम निकलते ही मुझे लात मार दी। सच है, मालिक कभी किसी का सगा नहीं होता। चलो चलो, अपनी ये भावुक बातें कहीं और जाकर सुनाना, यहाँ धंधे का समय हो रहा है। और हाँ, जो मटन बाजार से लाए हो उसे अपने घर ले जाओ और बीवी बच्चों के साथ खाओ। मेरी तरफ से विदाई की दावत समझ लेना। राघव गुस्से से तिलमिलाता हुआ अपने घर पहुंचा। उसने अंदर कदम रखते ही अपनी पत्नी से कहा, सुनो, घर में जितनी भी जमा पूंजी रखी है तुरंत मुझे दे दो। अब मैं उस बलदेव सिंह को उसकी औकात दिखाकर रहूंगा। अरे हुआ क्या है, तुम तो ढाबे पर थे, अचानक इतना गुस्सा क्यों? और इन पैसों का क्या करोगे? आज उस बलदेव ने मेरी बरसों की वफादारी का कत्ल किया है। उसने मुझे धक्के मारकर निकाल दिया। अब वो मेरा वो रूप देखेगा जो उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। मेरी बेइज्जती का हर एक कतरा उसे भारी पड़ेगा। अगर तुम्हारा गुस्सा थोड़ा शांत हुआ है तो साफ साफ बताओगे कि माजरा क्या है? मैं कब से पूछे जा रही हूँ। मैंने अवध रसोई को चमकाने में अपनी जिंदगी लगा दी, लेकिन आज बलदेव ने एक नए आदमी के चक्कर में मुझे दूध से मक्खी की तरह निकाल दिया। अब मैं खुद का कारोबार शुरू करूंगा और बलदेव को दिखाऊंगा कि उसने किस कोहिनूर को खोया है। अगर ऐसी बात है तो मैं इस लड़ाई में तुम्हारे साथ हूँ। अभी तुम थोड़ा ठंडे दिमाग से खाना खाओ और आराम करो, कल से नई शुरुआत करेंगे। अगले दिन बलदेव का नया रसोइया जग्गू मटन खरीदने बाजार जाता है। सुनो भाई, मुझे जल्दी से 400 रुपए किलो वाला मटन तौल दो। भाई साहब, कौन सी दुनिया में जी रहे हो? 400 रुपए किलो में कौन सा मटन आता है? हमारे यहाँ का भाव 600 रुपए किलो है। अरे भाई, पास वाले गांव में एक कसाई है, वो तो मुझे 400 रुपए किलो ही देता था। तुम इतना महंगा क्यों बेच रहे हो? बाबूजी, हम एकदम ताज़ा और अव्वल दर्जे का माल बेचते हैं। वो तुम्हें जरूर बासी या सड़ा हुआ माल थमाता होगा और तौल में भी हेरा फेरी करता होगा। अच्छा, तो ऐसा करो, मुझे भी अपना कल का बचा हुआ बासी मटन ही दे दो। और हाँ, वजन थोड़ा कम ही रखना, पूरा 1 किलो मत तौलना। ठीक है भाई, जैसी तुम्हारी मर्जी, पर बाद में आकर मुझसे शिकायत मत करना कि माल कैसा था। जग्गू वो बासी मटन लेकर ढाबे पर आता है, उसे पकाता है और बेचना शुरू कर देता है। तभी वहाँ एक शानदार कार आकर रुकती है। उसमें से एक रईस व्यक्ति उतरता है और जग्गू से कहता है, सुनो भाई, मैंने सुना है कि इस ढाबे का मटन लाजवाब होता है, पूरा गाँव यहीं टूट पड़ता है। क्या ये बात सच है? बिल्कुल सच सुना है हुजूर, मेरे हाथों में वो हुनर है कि उंगलियां चाटते रह जाओगे। ऐसा स्वाद पूरे सूबे में नहीं मिलेगा।
अगर तुम्हारे दावों में इतनी सच्चाई है तो एक काम करो, जितना भी मटन बना है सब पैक कर दो। आज मेरे घर पे बड़ी महफिल है, मैं सबको यही खिलाऊंगा। जग्गू ने मन ही मन सोचा, ये आदमी बड़ा रईस लग रहा है, चमचमाती गाड़ी से आया है, क्यों ना इससे थोड़ा ज्यादा वसूल कर लूं। उसने कहा, जी मालिक, अभी पैक करता हूँ, पर हमारे यहाँ एक प्लेट का दाम 200 रुपए है, आपको मंजूर है ना? पैसों की परवाह मत करो, बस जल्दी करो, मेरी पत्नी बाजार से लौटे उससे पहले मुझे घर पहुंचना है। जग्गू ने सारा मटन पैक करके उसे दे दिया। वो रईस आदमी अपनी गाड़ी में माल लाद कर चला गया। जग्गू खुशी से नाचने लगा कि दुकान खोलते ही सारा मटन बिक गया और हर प्लेट कर 50 रुपए का अतिरिक्त मुनाफा भी हो गया। दूसरी तरफ उसी रईस व्यक्ति की पत्नी अपनी सहेली के साथ बाजार से लौट रही थी। रास्ते में उसे राघव का नया ठेला दिखाई दिया। वो राघव के पास आकर बोली, सुनो भैया, जरा हम दोनों के लिए पानी पूरी लगाना, तुम्हारी पूरियां तो बड़ी अनोखी दिख रही हैं, क्या ये कोई खास पूरी है? बहन जी, ये पानी पूरी नहीं, ये तो भटूरे हैं और मैं यहाँ चिकन भटूरा बेच रहा हूँ, अगर आप चखना चाहें तो बताइए, उस महिला ने अपनी सहेली से कहा। राघव ने दोनों को गर्मा गर्म चिकन भटूरे परोसे। दोनों ने स्वाद लिया और तारीफ करते हुए कहा, वाह भैया, क्या गजब का स्वाद है, अगर आज मेरे पति मुझसे सलाह लेकर पार्टी का खाना तय करते तो मैं तुम्हारे ही भटूरे मंगवाती। खैर कोई बात नहीं, इतना कहकर वे चली गई। राघव के ठेले पर धीरे धीरे गांव के दूसरे लोगों की भीड़ जुटने लगी। उधर ढाबे पर जब बलदेव सिंह पहुंचा और सब कुछ खाली देखा तो गदगद हो गया। वाह जग्गू, कमाल कर दिया, तुमने अभी तो दिन की शुरुआत हुई थी और तुमने पूरा मटन बेच डाला, आज तो तगड़ी कमाई हुई होगी। बलदेव सिंह, यही तो मेरा जलवा है, मैं जब रंग में आता हूँ तो ऐसा ही चमत्कार होता है, लोग मुझे ऐसे ही उस्ताद नहीं कहते। ठीक है, ज्यादा हवा में मत उड़ो, बस दुआ करो कि रोज ऐसा ही धंधा हो। पर सुनो, मैंने सुना है कि उस राघव ने भी सड़क किनारे कोई चिकन का ठेला लगाया है और कुछ नया पकवान बेच रहा है, उसका क्या करना है? अरे छोड़ो भी मालिक, हमें उस छोटे मोटे ठेले वाले से क्या लेना देना, हमारा धंधा चोखा चल रहा है, हम अपनी तरक्की देखें, वो अपना फुटपाथ संभाले। दोनों खुश होकर रात को घर चले गए। अगले दिन सुबह सुबह उसी रईस व्यक्ति के घर में कोहराम मच गया। जसवंत की पत्नी चिल्लाते हुए आई, अजी सुनते हो, कल रात की पार्टी के लिए मटन कहाँ से लाए थे? सुबह से मेरी सहेलियों के फोन आ रहे हैं, कोई कह रहा है कि पेट में मरोड़ उठ रही है तो कोई उल्टी से परेशान है। सब कह रहे हैं कि मटन एकदम सड़ा हुआ और बदबूदार था। मेरी तो नाक कट गई सहेलियों के सामने। भाग्यवान, फोन सिर्फ तुम्हें नहीं मुझे भी आ रहे हैं। व्यापारिक मित्रों के सामने मेरी थू थू हो गई। मुझे लगा था ढाबे का मटन है तो अच्छा होगा, पर ये तो मुसीबत बन गया। तो अब यहाँ बैठकर मातम मनाओगे या उस ढागे वाले की चमड़ी उधेड़ोगे? अभी जाओ और उससे पूरे पैसे वापस लेकर आओ और उसे सबक सिखाओ। जसवंत सेठ तुरंत अपनी गाड़ी में बैठकर अवध रसोई ढाबे पर पहुंचा। तुम दोनों के दोनों बहरूपी और धोखेबाज हो, मेरे पूरे पैसे अभी के अभी वापस करो। कल तुमने मुझे जो मटन दिया था वो बासी और जहर जैसा था, मेरे मेहमान बीमार पड़ गए हैं। ओ भाई साहब, जरा अपनी जबान को लगाम दो, ये बलदेव का ढाबा है, यहाँ चिल्लाने की जरूरत नहीं है। और एक बात कान खोल कर सुन लो, हमारे यहाँ बिका हुआ माल वापस नहीं होता और ना ही कोई रिफंड मिलता है। अच्छा, तो सीधे तरीके से पैसे वापस नहीं करोगे? ठीक है, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ कि जसवंत सेठ से पंगा लेने का क्या अंजाम होता है। मैं तुम्हारा ये घमंड मिट्टी में मिला दूंगा। वो गुस्से में पैर पटकता हुआ चला गया। बलदेव ने जग्गू का कॉलर पकड़ लिया और चिल्लाया, ये सब तेरी वजह से हुआ है, पता नहीं कहाँ से मरा हुआ माल उठा लाया, बरसों की कमाई हुई इज्जत एक दिन में मिट्टी में मिला दी। अब मेरी बात ध्यान से सुन, शाम तक ये सारा मटन बिक जाना चाहिए। अगर 1 रुपए का भी नुकसान हुआ तो तुझे इसी वक्त नौकरी से निकाल दूंगा। बलदेव वहां से चला गया। जग्गू चिंता में पड़ गया। उसने सोचा, अब क्या करूं? शाम तक इंतजार करता हूँ, अगर कोई ग्राहक नहीं आया तो इस मटन को चुपचाप नाले में फेंक दूंगा और कल के मुनाफे में से मालिक को पैसे दे दूंगा ताकि मेरी नौकरी बची रहे। उधर जसवंत सेठ पैदल ही राघव के ठेले पर पहुंचता है, क्योंकि उसकी गाड़ी का ईंधन खत्म हो गया था। वो राघव से कहता है, क्या तुम ही राघव हो जिसके चिकन भटूरे की धूम मची है? कल मेरी पत्नी ने तुम्हारे स्वाद की बहुत तारीफ की थी। जी हुजूर, मैं ही राघव हूँ। तुम ये बताओ, तुम्हारा चिकन एकदम ताज़ा है ना? मुझे आज रात फिर से एक छोटी पार्टी रखनी है और मुझे तुम्हारा सारा माल चाहिए। सेठ जी, आप निश्चिंत रहिए, मेरा चिकन एकदम ताज़ा और बेहतरीन क्वालिटी का है। मैं अभी आपके लिए सब पैक कर देता हूँ। ठीक है, पैक कर दो, पर पैसे मैं कल सुबह दूंगा। अगर खाना अच्छा रहा तभी पूरे पैसे मिलेंगे। कोई बात नहीं सेठ जी, आप पर पूरा भरोसा है। आप पार्टी निपटाइए, पैसे कल दे दीजिएगा। ये पूरी बातचीत पीछे छिपकर जग्गू देख रहा था। उसने सोचा, ये तो वही सेठ है जो हमारे ढाबे पर आया था।
आज राघव का धंधा चमक रहा है और मेरा मटन डूब गया। ये सब उस राघव की वजह से है, मुझे कुछ करना होगा। जग्गू ने शाम को सारा बचा हुआ मटन चुपचाप फेंक दिया और बलदेव सिंह को अपनी जेब से पैसे दे दिए। बलदेव ने पैसे देखकर कहा, वाह जग्गू, मुझे तुम्हारी काबिलियत पर शक था, पर तुमने सारा माल बेच दिया। अब मुझे यकीन हो गया है कि तुम मेरा ढाबा संभाल लोगे। मालिक, आप घर जाइए, मुझे बाजार में कुछ काम है, मैं निपटा कर आता हूँ। जग्गू ने सोचा कि राघव के चिकन भटूरे की मांग बहुत है, क्यों ना राघव से ही सारा माल सस्ते में खरीद कर ढाबे पर महंगे दामों में बेच दिया जाए। वो राघव के पास गया और बोला, भाई राघव, मुझे तुमसे एक जरूरी काम था, क्या मेरी मदद करोगे? अरे जग्गू, तुम वही हो ना जिसकी वजह से मेरी नौकरी छूटी? वैसे मुझे तुमसे कोई गिला नहीं है, बल्कि शुक्रिया कहना था। तुम्हारी वजह से आज मैं खुद का मालिक हूँ। बताओ क्या काम है? जग्गू ने झूठ बोलते हुए कहा, भाई कल मेरे घर मेहमान आ रहे हैं, मुझे तुम्हारे सारे चिकन भटूरे चाहिए। अरे भाई, आज तो लक्ष्मी जी मेहरबान है, सुबह जसवंत सेठ सब ले गए और कल के लिए तुम बुक कर रहे हो। ठीक है, सुबह आकर ले जाना। वहां से राघव चला गया। इधर बलदेव सिंह को जब पता चला कि जग्गू राघव से माल खरीदने वाला है, वो देर रात चुपचाप राघव के घर की रसोई में घुसा और उसके रखे हुए चिकन में पेट खराब करने वाली और बदबूदार दवा मिला दी और दबे पांव भाग गया। अगले दिन सुबह जग्गू ने राघव से वही केमिकल मिला हुआ चिकन खरीदा और अपने ढाबे पर लाकर बेचना शुरू कर दिया। तभी वहां एक कड़क मिजाज आदमी सूट बूट में आया और बोला, सुनो भाई, मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी से मटन चावल लगाओ। साहब, मटन तो खत्म है, पर आज हमारे पास स्पेशल चिकन भटूरा है, आप ये खाइए, तबीयत खुश हो जाएगी। ठीक है, पर याद रहे खाना एकदम फ्रेश होना चाहिए। अगर पेट में कुछ गड़बड़ हुई तो मैं तुम्हारी दुकान बंद करवा दूंगा। अरे साहब, धमकी किसे दे रहे हो? मैं जग्गू उस्ताद हूँ, अच्छे अच्छों को सीधा कर देता हूँ। ज्यादा दिमाग मत चलाओ, चुपचाप खाओ। तुमसे तमीज से बात करना सीखना पड़ेगा। लाओ खाना दो। जैसे ही उसने पहला निवाला खाया, वो गुस्से से लाल हो गया। ये क्या कचड़ा खिला दिया तुमने? इतना घटिया और बदबूदार चिकन, मैंने पहले ही आगाह किया था। ओ भाई, आवाज नीची रखो, ये ढाबा तुम्हारे बाप का नहीं है, समझे? ये ढाबा जिसका भी हो, तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। वो आदमी वहां से गया और थोड़ी देर में पुलिस की वर्दी पहनकर वापस लौटा, क्योंकि वो असल में इलाके का थानेदार था। हाँ भाई, अब बोल, क्या बोल रहा था? एक तो सड़ा हुआ खाना बेचकर लोगों की जान जोखिम में डालते हो, ऊपर से पुलिस वाले से बदतमीजी। चलो जेल की हवा खाने। अरे हुजूर, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि आप कोतवाल साहब हैं। पर हुजूर, ये चिकन मैंने नहीं बनाया, ये तो मैंने राघव नाम के ठेले वाले से खरीदा है, मेरी कोई गलती नहीं है। अच्छा, तो चलो मुझे उस राघव के पास ले चलो। दोनों राघव के ठेले पर पहुंचे। थानेदार ने राघव से कहा, तुम बहुत भोले बनते हो, सड़ा हुआ चिकन बेचकर लोगों को बीमार करते हो, चलो जेल। सर, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा माल तो एकदम ताज़ा होता है। अगर आपको यकीन ना हो तो जसवंत सेठ से पूछ लीजिए, वो तो रोज अपनी पार्टियों के लिए मुझसे ही माल ले जाते हैं। तुम सब यहीं रुको, मैं खुद जसवंत सेठ की पार्टी में जाकर जांच करता हूँ। थानेदार सादे कपड़ों में जसवंत सेठ के घर गया। वहां उसने राघव का बनाया चिकन भटूरा खाया, जो बेहद स्वादिष्ट और शुद्ध था। थानेदार सोच में पड़ गया, जसवंत सेठ के यहाँ का खाना तो एकदम लाजवाब है, फिर ढाबे वाले चिकन में खराबी कैसे आई? दाल में कुछ काला है। वो वापस ढाबे पर आया, जहाँ बलदेव सिंह, जग्गू और राघव तीनों खड़े थे। थानेदार ने कहा, मुझे राघव के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, तुम तीनों में से कोई एक झूठ बोल रहा है। अगर खुद सच उगल दोगे तो सजा कम होगी, वरना 1 साल के लिए चक्की पीसनी पड़ेगी। सर, इसी ने बदलो लेने के लिए चिकन में कुछ मिलाया होगा, क्योंकि बलदेव मालिक ने इसे नौकरी से निकाल दिया था। जग्गू, तुम कैसी बातें कर रहे हो? कल ही तो मैंने तुम्हें धन्यवाद दिया था। तभी वहां से गुजर रहे एक ग्रामीण ने पुलिस वाले को देखकर अपनी साइकिल रोकी और कहा, अरे थानेदार साहब, इस बलदेव सिंह को पकड़ो। कल रात को जब मैं खेतों की रखवाली करके लौट रहा था तो मैंने इस बलदेव सिंह को दबे पांव राघव के घर के पीछे से निकलते देखा था। ये रात के अंधेरे में वहां क्या कर रहा था? हाँ बलदेव सिंह, अब क्या बहाना है? तुम रात को राघव के घर के चक्कर क्यों काट रहे थे? हुजूर, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। राघव का धंधा मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने ही रात को चुपके से उसके चिकन में पेट खराब करने की दवा मिला दी थी, ताकि राघव बदनाम हो जाए। मुझे माफ कर दीजिए।
दूसरों के लिए गड्ढा खोदने वाले खुद ही उस गड्ढे में गिरते हैं। अब जेल में चलकर आराम करना। बलदेव सिंह को जेल हो गई और जग्गू का झूठ भी सबके सामने आ गया। उस दिन के बाद से राघव का चिकन भटूरा पूरे जिले में मशहूर हो गया और वो ईमानदारी से अपना व्यापार चलाने लगा। गुजरात के एक शांत गांव नंदनपुर की ये कहानी है। यहाँ के अधिकांश लोग मिट्टी से जुड़े थे और खेती बाड़ी में रमे रहते थे। जिनके पास जमीन नहीं थी वे गांव के बाजार में छोटी मोटी दुकानें चलाकर अपना गुजारा करते थे। इसी गांव में केशव नाम का एक सरल व्यक्ति अपनी पत्नी राधा के साथ रहता था। केशव के पास एक छोटा सा खेत था जहां वो कड़ी मेहनत से मौसमी सब्जियां उगाता और उन्हें बाजार में बेचकर सम्मान के साथ अपना जीवन व्यतीत करता था। एक रात प्रकृति का मिजाज बिगड़ गया। आसमान में काले बादलों ने डेरा डाल लिया और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश होने लगी। कड़कती बिजली और तूफानी हवाओं के बीच ग्रामीण अपने घरों में दुबककर ईश्वर से प्रार्थना करने लगी कि फसलें बच जाएं। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। 2 दिनों तक लगातार बरसने के बाद जब तीसरे दिन सूरज निकला तो नजारा दिल दहला देने वाला था। खेत जलमग्न थे और फसलें मिट्टी में मिल चुकी थीं। केशव भारी मन से घर लौटा और बोला, राधा, अब हम क्या करेंगे? प्रकृति ने तो हमारी पूरी मेहनत पर पानी फेर दिया, अब पेट कैसे पलेगा? राधा ने ढांढस बंधाते हुए कहा, हिम्मत मत हारिए, जो होना था वो हो गया। अब अगर घर की गाड़ी चलानी है तो आपको मिट्टी के काम के अलावा कुछ और भी सोचना पड़ेगा। पर राधा, बचपन से बस हल चलाना सीखा है, मुझे और कोई काम आता ही नहीं। इंसान जरूरत पड़ने पर सब सीख जाता है। हाथ पर हाथ धरकर बैठने से भूख नहीं मिटेगी। आप कस्बे की ओर जाइए, कहीं ना कहीं तो किस्मत का दरवाजा खुलेगा ही। केशव ने पत्नी की बात मान ली और काम की तलाश में निकल पड़ा। वो एक धनपत सेठ के गोदाम पर पहुंचा जहां मजदूर अनाज की बोरियां लाद रहे थे। केशव ने पूछा, सेठ जी, क्या आप मुझे भी अपने यहाँ कोई सेवा का मौका देंगे? पढ़ाई लिखाई कहाँ तक की है तुमने? उसी हिसाब से काम तय करूंगा। जी, स्कूल जाने का कभी अवसर ही नहीं मिला। सेठ ने मन ही मन सोचा, अनपढ़ है, इसे तो कम पैसों में ज्यादा निचोड़ सकता हूँ। उसने ऊपर से सख्त होकर कहा, देखो भाई, पढ़े लिखे नहीं हो तो कोई बड़ा काम नहीं मिलेगा। वो पीछे रखी बोरियां दिख रही हैं, उन्हें लोगों के घरों तक पहुंचाना होगा। हर बोरी पहुंचाने के तुम्हें 15 रुपए मिलेंगे। सेठ जी, 15 रुपए में तो जूते घिस जाएंगे, पर कमाई कुछ नहीं होगी। लेना है तो लो, वरना रास्ता नापो। मेरे पास फालतू वक्त नहीं है। केशव वहां से निकल गया और एक बड़े ढाबे के पास पहुंचा। वहां धुआं उठ रहा था और रसोइये व्यस्त थे। उसने मालिक से पूछा, महोदय, क्या आपके यहाँ सफाई या बर्तन धोने का कोई काम मिलेगा? ढाबे के मालिक ने मना करते हुए कहा, नहीं भाई, मेरे पास पहले से ही बहुत लोग हैं और सच बताऊं तो आजकल ईंधन यानी लकड़ियां इतनी महंगी हो गई हैं कि खुद का खर्च निकालना भारी पड़ रहा है। तभी केशव के दिमाग में बिजली कौंधी। उसने सोचा, जंगल से सूखी लकड़ियां तो मुफ्त मिल सकती हैं। अगर मैं इन्हें काटकर ढाबे वालों को दूं तो मेरा भी काम चल जाएगा और इनका भी। उसने मालिक से कहा, आप चिंता ना करें, मैं जल्द ही आपकी एक बड़ी समस्या सुलझा दूंगा। केशव कुल्हाड़ी लेकर जंगल गया और घंटों पसीना बहाकर लकड़ियों का गट्ठर तैयार किया। वो वापस ढाबे पर पहुंचा और बोला, साहब, मैं आपके लिए ये लकड़ियां लाया हूँ। आप जिस कीमत पर बाजार से लेते हैं मुझे उसका 70% ही दे दीजिए। ये तो बहुत बढ़िया सौदा है, इससे मेरी काफी बचत होगी। उसने केशव को उसके हक के पैसे दे दिए। अगले दिन जब केशव जंगल में लकड़ियां काट रहा था तभी वन विभाग के अधिकारी वहां आ पहुंचे। उन्होंने उसे रोकते हुए कहा, रुको, तुम ये जंगल क्यों उजाड़ रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि ये पेड़ हमारे पर्यावरण के रक्षक हैं? साहब, मैं तो बस अपना पेट पालने के लिए सूखी लकड़ियां ले जा रहा था। तुम्हारी मजबूरी अपनी जगह है, लेकिन जंगल कानून की अपनी मर्यादा है। अगर हर कोई ऐसी ही लकड़ियां काटने लगा तो आने वाली पीढ़ियां सांस कैसे लेंगी? आज के बाद यहाँ मत दिखना, वरना जेल जाना पड़ेगा। केशव निराश होकर घर लौटा। राधा ने पूछा, क्या हुआ, आज फिर उदास हो? केशव ने सारी आप बीती सुनाई। राधा ने कहा, पुलिस वालों की बात में तर्क तो है, हमें पर्यावरण को नुकसान पहुंचाकर पेट नहीं पालना चाहिए। केशव गांव की पुरानी बरगद के नीचे बैठ गया। कभी वहां से सोमनाथ काका गुजरे। उन्होंने केशव का लटका हुआ चेहरा देख पूछा, क्यों रे बेटा, इस भरी दोपहरी में मुंह क्यों लटका रखा है? केशव ने अपनी व्यथा सुनाई। अरे पगले, बस इतनी सी बात,
सुना है तेरे हाथ के बने देसी कबाब और पुलाव का कोई जवाब नहीं है। एक छोटी सी रेहड़ी लगा और अपना हुनर दुनिया को दिखा। केशव की आंखों में चमक आ गई। उसने उधार पर एक ठेला लिया और मसालेदार पुलाव और मटन बेचना शुरू किया। उसकी खुशबू पूरे नंदनपुर में फैल गई। लोग कहने लगे, वाह केशव, ऐसी लज्जत तो शहर की बड़ी होटलों में भी नहीं मिलती। केशव का काम चल पड़ा, लेकिन पास ही एक मक्खन सिंह का ढाबा था, जिसकी चमक केशव की वजह से फीकी पड़ने लगी थी। मक्खन सिंह स्वभाव से ईर्ष्यालु था। वो मौके की तलाश में रहने लगा। इसी बीच सरकार ने घोषणा की कि ईंधन की किल्लत की वजह से व्यावसायिक कामों के लिए गैस सिलेंडर की आपूर्ति कुछ समय के लिए सीमित कर दी जाएगी। ये सुनकर केशव परेशान हो गया। वो मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर भगवान को उलाहना देने लगा, प्रभु, जब भी मैं संभलता हूँ आप कोई नई मुसीबत भेज देते हैं। अब बिना गैस के मेरा चूल्हा कैसे जलेगा? तभी उसे सड़क किनारे एक असहाय व्यक्ति पड़ा दिखा। केशव ने उसे पानी पिलाया और सहारा दिया। उस व्यक्ति ने दुआ देते हुए कहा, बेटा, दूसरों का भला करने वालों का ईश्वर कभी बुरा नहीं करता। तेरा रास्ता अपने आप साफ हो जाएगा। तभी ढाबे वाले मालिक, जिसने पहले केशव को मना किया था, ने उसे पुकारा, केशव भाई, सिलेंडर नहीं मिल रहा तो क्या हुआ? तुम भी मेरी तरह पारंपरिक मिट्टी के चूल्हे पर खाना क्यों नहीं बनाते? मिट्टी के चूल्हे के खाने का स्वाद तो और भी बढ़ जाता है। केशव को आइडिया पसंद आया। उसने चूल्हे पर खाना बनाना शुरू किया। लोग अब और भी ज्यादा आने लगे, क्योंकि चूल्हे पर बनी हांडी का स्वाद बेमिसाल था। उधर मक्खन सिंह का ढाबा सिलेंडर के अभाव में बंद हो गया, क्योंकि उसे चूल्हा जलाना नहीं आता था। जलन की मारी मक्खन सिंह ने गांव की सारी सूखी लकड़ियां ऊंचे दामों पर खरीदकर स्टॉक कर ली, ताकि केशव को लकड़ियां न मिलें। जब केशव को पता चला कि मक्खन सिंह ने सारी लकड़ियां दबा ली हैं और अब वो 500 रुपए का गट्ठर बेच रहा है, तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा, ये आदमी अपनी लालच के लिए पूरे गांव का हक मार रहा है। मुझे ही कुछ करना होगा। उस रात केशव ने एक साहसी कदम उठाया। वो चुपके से मक्खन सिंह के गोदाम पहुंचा और सारी लकड़ियां वहां से हटाकर रात के अंधेरे में गांव के जरूरतमंदों के दरवाजों पर पहुंचा दी। सुबह जब मक्खन सिंह ने अपना गोदाम खाली देखा तो उसका पारा चढ़ गया। उसने पुलिस को फोन किया, साहब, कल रात मैंने केशव को अपने ढाबे के पास घूमते देखा था। उसी ने मेरी लकड़ियां चोरी की हैं। पुलिस केशव के घर पहुंची। केशव ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। हाँ साहब, मैंने लकड़ियां ली थीं, लेकिन अपने लिए नहीं, बल्कि उन ग्रामीणों के लिए जिनका हक ये आदमी दबा कर बैठा था। आप मुझे ले चल सकते हैं। केशव को जेल भेज दिया गया। लेकिन जैसी ही ये खबर गांव में फैली, पूरा नंदनपुर इकट्ठा हो गया। गांव की मुखिया ने मक्खन सिंह से कहा, मक्खन, केशव ने जो किया वो गांव की भलाई के लिए था। अगर तुम अपनी शिकायत वापस नहीं लेते तो पूरा गांव तुम्हारे ढाबे का बहिष्कार कर देगा और सरकार को तुम्हारी जमाखोरी की खबर भी दे दी जाएगी। मक्खन सिंह डर गया और उसने अपनी शिकायत वापस ले ली। केशव सम्मान के साथ रिहा हुआ। गांव वालों ने मिलकर एक कोष बनाया ताकि भविष्य में ऐसी विपदा आने पर किसी भी केशव को भटकना न पड़े। केशव का चूल्हा फिर से जल उठा और उसकी महक पूरे गांव को एकता का संदेश देने लगी। शिक्षा, ईमानदारी और दूसरों की भलाई करने वाले की राह में मुश्किलें जरूर आती हैं, लेकिन जीत अंततः सत्य की ही होती है।